अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 95B स्टार्ट करते हैं जी, कैफ 5 का। अच्छा बच्चों, वैसे ये मैं आपको याद करवाना कल 96 लेक्चर मंडे को नॉर्मल क्लास में भी दोबारा बता दूंगा। जो डिस्क्लोजर्स आज हमने पढ़े हैं ना, उनको इस तरह से शॉर्ट बनाकर आपने याद करना है, या इसी को यूज़ कर लें जैसे हम बचपन में याद किया करते थे। जनरल इन्फॉर्मेशन किसकी देनी है जी? बिजनेस यूनिट्स के बारे में बताना है, लोकेशन, एड्रेस, इमूवेबल फिक्स एसेट्स, लोकेशन, लैंड और एरिया ऑफ लैंड, प्रोडक्शन का बनाना है, कैपेसिटी, एक्चुअल प्रोडक्शन, रीज़न ऑफ शॉर्टफॉल, एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, बैलेंस शीट डेट पे एवरेज बताओ और ड्यूरिंग द ईयर बताओ। लोकल एसोसिएट कंपनीज़ के बारे में बताना है, नेम और बेसिस ऑफ एसोसिएशन और परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग। और फॉरेन के बारे में 4 चीज़ें बतानी है। क्रेडिट फैसिलिटीज़ अगर कोई अनअवेल्ड है तो बतानी है। जनरल यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम पब्लिक ऑफरिंग के बारे में, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स बतानी है। लोन्स एडवांसेस, वो जो हमने सब्सिडरी के लिए लंबा सा नोट पढ़ा था, उसके अंदर नेम ऑफ जुरिसडिक्शन, एड्रेस, अमाउंट ऑफ लोन, इन्वेस्टमेंट, हम जैसे जो लंबे से एक सब्सिडरी वाला हमने पढ़ा था। उसके बाद ये अभी अगले पढ़े नहीं हैं, तो ये इस तरह से आपने याद रखना है। अगले भी पढ़ेंगे हम, ठीक है ना? इस तरह से आपने याद रखना है, ठीक है? बाकी भी हम इसी तरह से पढ़ लेंगे। ये आपके डिस्क्लोजर्स हैं, ठीक है जी, जनरल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर जैसे। आप तो इस तरह से आपने बस टिप्स के ऊपर याद रखना है। हर बार पढ़ते हुए आपने उस सफ़े से देखना चाहिए ये 4 चीज़ें, उसके बाद ये डिस्क्लोजर, ओके ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है इसका, ठीक है? अच्छा जी, जी बच्चों, पार्ट ए होमवर्क में दिया था कल, ये सवाल हुआ था ए और बी, क्या आज ही दिया है? अच्छा चलो ठीक है, पढ़ा था? हाँ अभी पढ़ा था। मैंने कहा था कि मेरी अगली क्लास में ये होगा तो आप पढ़ लें। चलें पहले आप पढ़ लें, फिर आप पढ़ लें, पढ़ लें, पढ़ लें, पढ़ लें। आज ये ना हो कि थोड़ी देर में छुट्टी हो जाए, पढ़ लें। जी, नेपच्यून लिमिटेड, पेज नंबर 377, पास पेपर 6, पार्ट ए। पॉज करें जरा। जी बच्चों, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू नेपच्यून लिमिटेड विच इज़ एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज एंड केमिकल। बहुत ही अच्छा सवाल, शायद ये वाहिद सवाल है जिसमें उसने ये बोला है, assume that NL's financial statements are authorized for issuance 3 months after the year end। और सवाल भी 2 साल का है, ईयर एंड 30 जून 15 और 30 जून 16, ठीक है? जज़ाकल्लाह भाई, ये भी डाल दो, इधर से डाल दो। अच्छा जी, अब डिस्कस गिविंग रीजंस हाउ ईच ऑफ द अबव इश्यूज शुड बी, जज़ाकल्लाह भाई, डेल्ट विद इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ NL फॉर द ईयर 30 जून 15 एंड 16। और साथ ही उसने क्या लिख दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑथराइज किया जाता है 3 मंथ्स आफ्टर ईयर एंड। भाई इनका कोई मूड नहीं है, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं असगर, सिर्फ चाय पिला दो फिर इनको। नहीं वो भी नहीं पीनी, ठीक है, मर्जी है इनकी। किसी ने पीनी है चाय तो बताओ। नूरुल्लाह के लिए, अच्छा मर्जी है भैया आप लोगों की। अच्छा जी, इन जुलाई 15, अच्छा सिचुएशन क्या है जी? सिचुएशन ये है कि हमारा पहला साल एंड होता है और दूसरा साल, ठीक है? और हमें उसने ये कहा है कि वो ये सितंबर 30 सितंबर 15 आएगा और फिर इधर से 30 सितंबर 16 आएगा। ये वो अरसा है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज की जाती हैं फॉर इशुएंस, ठीक है जी? अच्छा, अब इन जुलाई 15, ऐसे ही इन जुलाई 15 NL was sued by a customer who claimed damages of 2 million on account of supply of 2000 defective batteries in January। Oh my God! तो केस कब आया जी? तो एक लाइन लिखेंगे, कोर्ट केस आफ्टर द सू किया है ना उन्होंने, सूड बाय कस्टमर, कोर्ट केस आफ्टर द ईयर एंड
is an indicative of conditions that existed at reporting date, therefore it is an adjusting event. अच्छा, अगली बात वो मैं पढ़ी नहीं, पहले ये करी जा रहा हूँ। खैर चलो, लीगल एडवाइजर एट दैट टाइम anticipated that it is probable that the case would be decided in favor of customer, का मतलब against us, तो उसका हाई चांस है कि उनके हक में होगा, मतलब हमारे खिलाफ होगा, मतलब लूज करने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा अब कितना क्लेम है जी, उसने यहाँ पर कहीं नहीं बताया कि कितने % पे करना पड़ेगा, तो फिर ये 2 मिलियन सारे का सारा ही, तो यहाँ पर खड़े होकर 30 जून 15 पे खड़े होकर आप एंट्री पास करेंगे, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, कितने से 200। आगे कहता है इन मार्च 16, अच्छा अब कहानी कहाँ पे चल रही है जी, मार्च 16 यहाँ कहीं पे, ऐसे ही है ये, ठीक है ना, मार्च 16, इन मार्च 16, मार्च अप्रैल मई जून 16, ठीक है, इन मार्च 16 an independent team submitted a report to court showing that 80% of the batteries were not faulty and there were minor defects in remaining batteries। अच्छा जी, अब ईयर एंड के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, नज़र नहीं आ रहा है, ईयर एंड के ऊपर यानी मार्च 16 ईयर एंड से पहले आपको एक रिपोर्ट सबमिट की गई है कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 80% बैटरीज का तो फॉल्टी थी नहीं, और जो बाकी थी उनमें भी क्या है, एज अ रिजल्ट कंपनीज लॉयर फॉर्म्ड द व्यू दैट इट वाज हाईली अनलाइकली दैट कोर्ट विल, अच्छा ये बड़ा मुश्किल सा जुमला है, तो यूं कर लेते हैं, अन को हटाकर पढ़ते हैं, द कंपनीज लॉयर फॉर्म्ड द व्यू दैट इट वाज हाईली लाइकली दैट कोर्ट वुड अवॉर्ड कंपनसेशन टू द कस्टमर। ठीक है, अब मतलब इसका मतलब, इस जुमले का मतलब क्या है कि उसका ये व्यू है कि बहुत उम्मीद है कि कोर्ट जो है वो कंपनसेशन कस्टमर को दे देगी। ठीक है, लेकिन अब अन को शो करके देखें तो इसका मतलब इसकी उम्मीद नहीं है। ठीक है ना, हाईली अनलाइकली का मतलब क्या है कि प्रोबेबल नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ये कब हो रहा है, मार्च 16 में। ठीक है, अब इस मार्च 16 वाली बात को हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। वो कहता है एज अ रिजल्ट कंपनीज लॉयर फॉर्म द व्यू दैट इट वाज हाईली अनलाइकली दैट कोर्ट वुड अवॉर्ड द कस्टमर। इसका मतलब शायद हमने 30 जून पे खड़े होकर हमने जो है वो इसकी प्रोविजन रिवर्स करने का सोचा हो, शायद सोचा हो, लेकिन वो कहता है ऑन 5 जुलाई 16, बहुत जालिम है, इधर द कोर्ट डिसाइडेड द सूट and ordered NL to replace all 20% faulty battery supply to the customer। कहानी खत्म नहीं, कहानी खत्म कर दी उन्होंने, मतलब कि आप इस लाइन को इग्नोर कर दें। किस लाइन को, ये यहाँ से, एज अ रिजल्ट द कंपनीज लॉयर फॉर्म्ड द व्यू दैट हाईली अनलाइकली दैट कोर्ट वुड अवॉर्ड कंपनसेशन टू द कस्टमर। और बेसिकली वो ये कह रहा है कि उन्होंने कोर्ट को ये कहा है, कोर्ट ने कहा है कि जी बस कहानी ख़त्म हो गई, आपको रिप्लेस करनी पड़ेंगी 20% बैटरीज। अब कहानी ख़त्म, अब कौन सा चांस और कौन सी प्रोबेबिलिटी और कौन सी रिपोर्ट और कौन सी इंडिपेंडेंट टीम, अब बस ये नहीं करना आपने कि इसको रिवर्स करने का सोचें। बस पीरियड एंड के बाद अब एक लाइन लिखेंगे आप कि द कोर्ट डिसीजन आफ्टर द ईयर एंड आफ्टर रिपोर्टिंग डेट इज इंडिकेटिव ऑफ द कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट रिपोर्टिंग डेट। ठीक है, क्योंकि केस तो चल रहा था ना। ठीक है, अब इसके अंदर आप सोचेंगे कि ये एडजस्टिंग इवेंट है और इसके अंदर तो मेरे ख्याल में प्रोविजन की बजाय अब लाइबिलिटी ही बुक कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर साथ साथ आंसर देखते जाएंगे, मैं बोलूँगा नहीं साथ साथ। ठीक है ना जी, तो पहले ईयर एंड के ऊपर, अब ये ना असल में उसने क्योंकि पूछा था 30 जून 15, 30 जून 16 डिस्कस करो, तो 30 जून 15 पे आपने क्या डिस्कशन करनी है, प्रोविजन वाली। लेकिन 30 जून 16 के ऊपर आकर आपने ये मार्च वाली रिपोर्ट का जिक्र नहीं करना। वो जिक्र तब करते अगर ईयर एंड के बाद कोर्ट का डिसीजन ना आया होता और हम कहते जी वो तो अब कह रहा है कि अब ये प्रोबेबल नहीं रहा, तो इसलिए आप प्रोविजन को रिवर्स करें और सिर्फ डिस्क्लोजर दे दें। ये हम ज़रूर सोचते अगर कोर्ट डिसीजन ना आया होता, लेकिन ईयर एंड के बाद अभी फाइनल सेटलमेंट हमारे हाथ में ही है और कोर्ट का डिसीजन आ गया। अब कौन वकील, क्या प्रोबेबिलिटी, क्या रिपोर्ट, कौन इंडिपेंडेंट पार्टी, अब कोर्ट का जज साहब का फैसला आ गया है। जब फैसला ही आ गया तो फिर सारी चीज़ें ख़त्म।
अब तो बस कहानी खत्म, अब तो बस इसकी प्रोविजन, आप इसकी लायबिलिटी बुक करें आप, अल्लाह नहीं, वो रिवर्स होगी। पूरी बात तो ये है कि जो पिछले साल प्रोविजन रिकॉर्ड की थी वो प्रोविजन यहाँ पर अब रिवर्स कर दो। मतलब मैक्सिमम आप क्या एडजस्टिंग एंट्री करने की कोशिश भी करो ना। वैसे मैं तो कहूँगा कुछ भी ना करो, कुछ भी ना करो, यहाँ तक कि जब पेमेंट का दिन आए तो पेमेंट के दिन प्रोविजन डेबिट करके कैश क्रेडिट कर दो। लेकिन नूरुल्ला हो सकता है कह दे कि नहीं नहीं सर, यूँ करें कि आप क्योंकि अब कंफर्म हो गया ना, तो प्रोविजन को डेबिट करके पेएबल क्रेडिट कर लें। मैक्सिमम अगर जोर लगाकर आप एंट्री कर सकते हो ना, तो ये कर सकते हो। और फिर जब आगे जाकर, अभी तो कोर्ट ने ऑर्डर किया यहाँ पर, आगे जाकर जिस दिन आप पेमेंट करोगे उस दिन आप एंट्री कर दोगे कैश डेबिट, सॉरी पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है ना जी। एक्सपेंस को क्या करें, एक्सपेंस नहीं था ये, नहीं एक्सपेंस कुछ नहीं हुआ। आपने फॉल्टी बैटरीज, आपने फॉल्टी बैटरी सप्लाई की थी ना, तो 2 पैसे आप, अब वो कोर्ट ने कहा नहीं 2 पैसे, तो आपका खर्चा है ना, एक्सपेंस तो हो गया। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि ये एंट्री शायद आप ना भी करें तो काम चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। प्रोविजन है तो प्रोविजन रहने दो, जब पेमेंट करना तो प्रोविजन डेबिट करके कैश क्रेडिट कर देना। लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती रिक्लासीफाई करने की एंट्री करना चाहे तो कर लो, ठीक है ना। ज़बरदस्ती वाली एंट्री है, दिल में आए तो कर लो, ना आए तो वही बात भी काफ़ी थी कि आप जब ये लिखेंगे ना कि कोर्ट डिसीजन आफ्टर द ईयर एंड इज़ एन एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, उस रिपोर्ट को इग्नोर करेंगे। अच्छा अगर ये काम ना हुआ होता, इधर देखो, अगर ये काम ना हुआ होता तो फिर ये एंट्री प्रोविजन डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट की होनी थी, क्योंकि लॉयर के अंदाजे पे हमने प्रोविजन बुक की थी पिछले साल, लॉयर के अंदाजे पे उसको रिवर्स कर देंगे, लॉयर का अंदाजा बदल गया, सही है ना। यहां तक जो बात थी ना, ये मैंने लाइन एंड पे काटी है जब कोर्ट का डिसीजन आया है। कोर्ट के डिसीजन से पहले तक क्या लग रहा था, अगर अगली लाइन ना होती तो क्या लग रहा था कि जो प्रोविजन पिछले साल के एंड में बुक की थी कोर्ट वकील के अंदाजे के हिसाब से, अब वकील का अंदाजा बदल गया है तो ये प्रोविजन को भी रिवर्स कर दो। लेकिन अगली लाइन में उसने, जालिम ने क्या कहा, जज साहब ने फैसला ही सुना दिया, अब सब कुछ ही पीछे रह गया, वकील भी गया, इंडिपेंडेंट पार्टी भी गई, जज साहब उन्होंने फैसला दे दिया, उनका कलम घूम गया, उन्होंने कहा बट ठीक है और सही है। रिप्लेस करनी है ना, तो रिप्लेस करने के पैसे नहीं है, पैसे लगेंगे या मुफ्त में आ जाएंगी कहीं से। फॉल्टी बैटरीज रिप्लेस करनी है ना, तो वो ही अंदाज़ा लगा कर रखा हुआ था उन्होंने, ठीक है। तो अच्छा जी, इसका सोल्यूशन देखने जा रहे थे हम, अच्छा भला यहीं पे चलते हैं, दूसरी भी तो ओपन की हुई है जी, ज़रा देख लें इन्होंने क्या लिखा हुआ है, पेज 391, एनएल शुड रिकॉर्ड प्रोविजन। अच्छा देखो अलग अलग शो किया हुआ है, एनएल शुड 2015 के अंदर रिकॉर्ड प्रोविजन फॉर डैमेजेस क्लेम्ड बाय कस्टमर बिकॉज एट रिपोर्टिंग देयर इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पास्ट इवेंट एंड एज लॉयर एस्टीमेट दैट एन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज प्रॉबल देयरफॉर प्रोविजन शैल बी, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर मैंने एक लाइन डलवाई थी एडजस्टिंग वाली, यहाँ पर भी उसने यहाँ पर नहीं डाली, अगले साल के अंदर डाली हुई नज़र आ रही है। 16 के अंदर कहता है द सेटलमेंट ऑफ केस इन जुलाई 16, यानी वो लाइन बीच में से हज़फ कर गए, कौन सी, वो रिपोर्ट वाली, वो करनी हज़फ थी क्योंकि कोर्ट का डिसीजन आ गया था, अब कहानी खत्म हो गई सारी। तो द सेटलमेंट ऑफ केस इन जुलाई वाज एन एडजस्टिंग इवेंट फॉर द ईयर एंड 30 जून 16, द प्रोविजन क्रिएटेड इन 15 इज टू बी रिवर्स्ड, द कंपनी शुड रिवाइज द प्रोविजन कीपिंग इन व्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट। अच्छा इन्होंने ज़्यादा बेहतर करके लिख दिया, बहरहाल ये भी एक बात है, ठीक है ना, कि हमने तो एक, उसने तो 20 मिलियन 2 मिलियन मांगा था, अब कोर्ट ने फैसला दे दिया है, तो एक बात ये भी हो सकती थी कि हो सकता है उसने 2 मिलियन मांगा हो, लेकिन कोर्ट ने जो 20% कहा है बैटरियाँ चेंज करो, हो सकता है वो 3 मिलियन में होती हो सकता है वो 1.5 मिलियन में होती हो, तो ये ज़्यादा अच्छी लाइन लिखी हुई है। बहरहाल यहाँ से भी आप देखकर ये थोड़ी सी लाइन लिखी, उन्होंने क्या कहा है कि वो प्रोविजन आप ख़त्म कर दो और रिवाइज कर दो प्रोविजन, क्योंकि 20% फॉल्टी बैटरी से, तो ये एक लाइन लिखी जा सकती है, लेकिन नहीं भी लिखें तो भी काम चलेगा। उसमें फिर हमारी क्या असम्पशन चल रही होगी, 2 मिलियन थी वो उसी के क्लेम को जो है वो पूरा करने के लिए थी, जो फॉल्टी थी उसने वही मांगी थी और उसी को ही हमने प्रोविजन में बुक किया था और वही ख़त्म हो गया। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगा ये, ठीक है। अच्छा जी आगे नंबर 2 देखते हैं जी आप, इन जुलाई 14 NL entered into a 2-year contract with the supplier of raw material. अच्छा जी,
विद इफेक्ट फ्रॉम यकम नवंबर 14 सप्लायर स्टॉप्ड द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड डिमांडेड इंक्रीज ऑफ 30%। प्राइस इंक्रीज मांग दिया उसने। ठीक है जी, गड़बड़ हो गई बड़ी। कहता है कि जी हमने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट किया था, रॉ मटेरियल हमें देगा, लेकिन यकम नवंबर 14 में, अब वो हमारा किधर गया साल, चलो दोबारा बना लेते हैं जी। यकम, हमारे कौन से 2 साल चल रहे हैं जी, हमारे सामने कौन से 2 साल्स चल रहे हैं, साल्स जी, 2015 और 16। 30 जून 2015, 30 जून 2016। हाँ जी, इन जुलाई 14, ओहो इधर कहीं ऐसा ही है। NL entered into a 2-year contract with supplier of raw material with effect from यकम नवंबर 14। यहां कहीं गालिब ने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल और डिमांड कर रहा है सप्लायर प्राइस इंक्रीज करो। पेज नंबर 377 पे क्वेश्चन चल रहा है जी। ठीक है, अब हम बड़े परेशान हैं। ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ सप्लाई NL वॉज अनएबल टू मीट सेट्स। हमने आगे ऑर्डर पकड़े हुए थे सेल के, उसने मटेरियल नहीं भेजा, हम वो ऑर्डर मीट नहीं कर सके। ठीक है जी। NL फाइल्ड अ सूट क्लेमिंग डैमेजेस ऑफ 40 मिलियन फ्रॉम द सप्लायर ऑन 15 जून 2000, यहाँ पर ऐसा ही है। ऑन 30 जून 15 NL's lawyer anticipated that NL would be awarded damages up to 60% of claim। तो 60% ऑफ क्लेम मतलब क्लेम कितना किया है 40, इसका 60% उन्हें मिलेगा और प्रोबेबल है, कैसे पता लग रहा है, वुड बी अवॉर्डेड से। ठीक है जी। अब कहानी क्या है जी, आप रिसीवेबल की बात कर रहे हैं, अब बोलो क्या वर्चुअली सर्टन है, क्या सप्लायर हमारे ने मान लिया है अपने मुंह से 30 जून 15 पे खड़े हुए, नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब कंटिंजेंट एसिड बुक करेंगे हम, कंटिंजेंट एसिड। ठीक है जी, और कंटिंजेंट एसिड डिस्क्लोज होता है, बुक नहीं करेंगे, सॉरी मैंने गलत अल्फाज बोले, कंटिंजेंट एसिड शुड बी डिस्क्लोज्ड। ठीक है जी, तो कंटिंजेंट एसिड डिस्क्लोज करेंगे 24 रुपीज़ का, और जनरल एंट्री इसकी कोई नहीं होगी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आगे वो कहता है इन अगस्त 16 कब होगा, वो थोड़ा भला हो जाए, तो बात ही आगे निकल गई। देखो ना, यहाँ तक बात थी 30 सितंबर 15 की, ऐसा ही है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाथों से निकल गई, इसमें डिस्क्लोजर गया हुआ है कंटिंजेंट एसेट का। ठीक है, उसके बाद ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी 30 सितंबर पर निकल जानी है हमारे हाथ से, लेकिन 30 नवंबर 16 पे, लेकिन उससे पहले किस दिन, 15 अगस्त। यहाँ पे क्या हुआ, कोर्ट डिसाइडेड द केस इन फेवर ऑफ NL एंड अवॉर्डेड डैमेजेस ऑफ 30 मिलियन टू द कंपनी। तो 30 जून 16 पे खड़े होकर हम एंट्री पास करेंगे रिसीवेबल डेबिट कितने से, रिसीवेबल डेबिट कितने से 30 से, और अदर इनकम ही करते हैं। अब एक्सपेंस तो रिकॉर्डेड ही कोई नहीं था, तो आज अदर इनकम क्रेडिट करते हैं, और अब डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्लोजर जो है अब वो ख़त्म हो जाएगा इस साल के अंदर। रिसीवेबल बुक कर लिया, याद है ना, एसेट बुक करते थे तो कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया करते थे। ठीक है, पॉज करें भाई ज़रा जी भाई। तो 30 जून 15 के ऊपर आप डिस्कशन क्या करेंगे जी, कंटिंजेंट एसिड वाली। ठीक है ना, कि वर्चुअली सर्टन नहीं है, ये प्रॉबेबल है, इसलिए हम इसको डिस्क्लोज करेंगे नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एज अ कंटिंजेंट एसिड। ठीक है जी, और फिर 30 जून 16 के लिए आप कहेंगे कि चूँकि कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है हमारे हक में ये फैसला, तो ये वर्चुअली सर्टन हो गया है, इसलिए आप रिसीवेबल बुक कर लेंगे। ठीक है, सही है, और ये कोई रीइंबर्समेंट वाला चक्कर नहीं है, ये एसिड साइड है सिंपली। ठीक है,
अच्छा जी, पढ़ लें ज़रा। उन्हें क्या पढ़ देनी, वो ये तो ही आ गया। कौन सा पेज था, मिल गया ये 2015। An inflow of economic benefit is probable and not virtually certain as confirmed by company's lawyers. So NL should disclose recoverable damages as contingent asset giving brief nature and वही वाली तरीका, ठीक है, जैसे हम लिखा करते हैं, कोई चेंज नहीं, इसलिए मैं बार बार लिखवा नहीं रहा, ठीक है। 2016 के अंदर कहता है जी, Since this is an adjusting event and as subsequent to year end 30 June 16 court has decided to award compensation after the court's order recovery of 30 million is virtually certain. As a result, it is no longer a contingent asset and should be recorded as an asset. Got it? ठीक है। अच्छा, अब तीसरा तो वैसे ही है कि पढ़ना है उसको देख लो, वो तो बिल्कुल सिंपल था रिस्ट्रक्चरिंग वाला, वो तो आपने कर ही लिया होगा उम्मीद है जी बेटा। चलो खैर, ऑन 30 अप्रैल 15 30 जून 14 और 30 जून 15 है ना, लो 15 और 16 ऊपर लिखा भी हुआ है और हूँ कर रहे हैं जी। 30 अप्रैल 15 यहाँ कहीं पर बोर्ड डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ केमिकल डिवीजन विच वाज इनकरिंग हैवी लॉसेज। ये तो कर लिया हमने, ये तो कर लिया है, ये किया हुआ सवाल, इस जैसा नहीं, यही सवाल वहाँ पे रखा हुआ था एग्जाम्पल्स के अंदर। बेसिकली पढ़ो ज़रा, पढ़ो। ये डिसीजन वाज मेड पब्लिक ऑन 10 दिसंबर 2015, लेकिन वो यहाँ पर जाकर कम्युनिकेट किया तो 30 जून 2015 पर इसकी कोई रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन नहीं बनेगी, ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन किस दिन हो रही है, ऐसा ही है, डिसीजंस आर नॉट ऑब्लिगेशंस, ठीक है। तो 30 अप्रैल 15 को बोर्ड डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ द डिसीजन वाज मेड पब्लिक ऑन 10 दिसंबर 2015। तो 30 जून 15 के बाद आता है दिसंबर 15, ठीक है ना, ये 10 दिसंबर 15 है। तो 10 दिसंबर 15 को कम्युनिकेशन हुई है ना, तो ये 30 जून 15 पे खड़े होकर कोई भी प्रोविजन रिस्ट्रक्चरिंग की नहीं करनी। ये वाला पॉइंट लिखना था, वहाँ पर लिखा हुआ है जब कम्युनिकेशन ना हुई हो तो कैसे लिखना है इसको, ठीक है। उसके बाद जब इस साल में कम्युनिकेशन हो गई है तो अब प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग बनेगी 30 जून 16 वाले साल में। आगे कहता है एनएल कमेंस नेगोशिएशन विद वीनस इन मार्च 16, सेल वॉज इन जो है वो 31 जुलाई को हो गई थी। ये तो 100% वही क्वेश्चन है बेटा जो किया था हमने, आप जाके देख लीजिए, ठीक है ना, सवाल वही है। वहाँ पर तोड़ तोड़ के इन्हीं में से कुछ सवाल लिखे गए हैं ताकि साथ के साथ कॉन्सेप्ट्स आपके चलते जाएंगे। जाके देख लें आप, रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर ये एग्जाम्पल पड़ी है, फिगर्स भी यही होंगी, ठीक है। इसके ऊपर सोल्यूशन जो है वो मैंने आपको लिखवाया था, तो रिस्ट्रक्चरिंग में देख लें, इसको टिक कर लें। चलें इसके MCQs करते हैं, अगर फिर कोई और हिम्मत हौसला पड़ा तो कुछ और करवा दूंगा, वरना बस आपका आना मुबारक जी। एग्जाम्पल 11 है ये, सेम वही क्वेश्चन है, असल में यहीं से उठाकर वहाँ रखा गया है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये 16 MCQs करवाता हूँ मैं, उसके बाद फिर शायद बस कर दें। कंसोलिडेशन का सवाल डिस्कस करूँगा, बस करवाऊँगा नहीं। 6th क्वेश्चन डिस्कस कर दूँगा ताकि आप उसके करने के जोगे हो जाएं। 9 हो गया था, इंटेंजेबल वाली एडजस्टमेंट तो मैंने करवा दी थी ना, उसके अलावा कुछ रह तो नहीं गया था। अब एक ही सवाल रहता है 6 की डिस्कशन मैं कर देता हूँ, इंशाल्लाह 6 भी आप कर लेंगे। जो अगर थोड़ा सा भी मसला हुआ वो फिर किसी वक्त कर लेंगे, ठीक है। आज डिस्कस कर लें तो इंशाल्लाह उम्मीद है 4 बजे तक हो जाएंगे फ्री आप, 3:45 तक। गाड़ी गर्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, आप लोग को डर लग रहा है मुझे पता है। नहीं, बस MCQs और क्वेश्चन 6 की डिस्कशन, ये तो मेरे प्लान में है। उसके अलावा कुछ जहन में आ गया छोटा मोटा, असर से पहले करूँगा, असर के बाद नहीं बुलाना, ओके। ये फुल एंड फाइनल है, असर तक बस, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा वैसे रवा हो रहा हूँ। पेज नंबर 415 है जी, MCQs हैं IS 1037 के। ये क्विकली करने हैं ताकि कोई और MCQs थोड़े से कर लें। ये पूरे 45 मिनट है, तकरीबन 40 मिनट कर लें, 40 से 45 मिनट हैं, इसको हम जो है वो यूज़फुल कर लें ज़रा, हैं जी। विच 2 ऑफ द फॉलोइंग आर एडजस्टिंग इवेंट्स। अच्छा देखो, असल में ना कहानी ऐसे है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा लिखना, मतलब वैसे तो ईयर नहीं होता, लेकिन जहन के अंदर ये वाला मामला चल रहा होना चाहिए हर वक्त, ठीक है ना जी। ये तलवार बनी होनी चाहिए, ये तलवार है, देखो नजर आ रही तलवार,
ठीक है, क्या आपका ये ईयर एंड है, रिपोर्टिंग डेट इसे कहते थे, और ये क्या है, डेट ऑफ ऑथराइजेशन, ठीक है जी, फॉर इशुएंस, ओके, बाय डायरेक्टर्स, बाय बीओडी, ठीक है ना जी। तो ये आपने बस ज़हन के अंदर नक्शा रखना है जब भी इस तरह का सवाल आए। जी बेटा, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर एडजस्टिंग इवेंट्स, अ कंपनी मेड एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कहते हैं कि जी हमारा आपस में केस जो है वो किसी बात पर चल रहा था, मेरा और नूरुल्लाह का, हमने कहा यार ये कोर्ट ने तो खजल करके रख दिया, आओ बाहर बैठते हैं, अपना फैसला खुद ही कर लेते हैं, मसला ख़त्म करते हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, ठीक है। तो a company made an out of court settlement with a customer after reporting date, इस दिन, for a case that was lodged before, तो settlement, out of court settlement after the reporting date is a indication of condition that existed, case कब हुआ था, ये एंड के ऊपर मौजूद था, तो ये क्या है, ये एडजस्टिंग है। चलो ये तो हो गया टिक। आगे, a decline in fair value of investment between end of reporting period and the date when financial statements were authorized for issue, तो जो डिक्लाइन आया फेयर वैल्यू में, क्या ये एडजस्टिंग है, ये एडजस्टिंग है, खुदा का नाम ले, मैंने कहा था खामोशी के केस के अंदर सिर्फ दो चीज़ें ऐसी हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट एडजस्टिंग होंगी, डेटर्स और इन्वेंट्री। तीसरी चीज़ हमने साथ लिखी थी इन्वेस्टमेंट, हमने कहा था अगर ये ईयर एंड के बाद अगर लॉस पर बिक जाए तो चाहे खामोश भी है, क्योंकि इसका हर लम्हे रेट चेंज होता है। दिखाऊं, देख लेना चाहिए मेरे ख्याल से, क्या ख्याल है, देख लेने में हर्ज नहीं है। वो 3-4 हमने उसूल लिखे थे, चलो फिर कहीं आगे भी आ जाना है काम। तो इसका मतलब 10 जो है ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं MCQs में, एक लाइन लिखवाता है बस 37 के अंदर, तो हमसे यहाँ कहीं होना चाहिए। ये देखो, ये देखो, ए देखो, टुट पैने हो, ए देखो, डेटर्स आफ्टर ईयर एंड, बैंक्रप्सी ऑफ डेटर्स इमीडिएटली आफ्टर ईयर एंड, हमने कहा था एडजस्टिंग, ठीक है। फिर इन्वेंट्री सोल्ड एट लॉस इमीडिएटली आफ्टर द ईयर एंड, हमने कहा था एडजस्टिंग। इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट लॉस इमीडिएटली आफ्टर ईयर एंड, हमने कहा था ये क्या है, नॉन एडजस्टिंग। क्या है ये, नॉन एडजस्टिंग है। खा ले यार, तेरी मेहरबानी यार, सब ने खा लिया, तू शर्म से बैठा हुआ है, खा ले मेरा चांद, खा ले। अच्छा जी, तो अ कंपनी मेड अ प्रोविजन, अच्छा ये हो गया जी नॉन एडजस्टिंग। नेक्स्ट नंबर सी, अ कंपनी मेड अ प्रोविजन फॉर डैमेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पेंडिंग सूट। प्रोविजन फॉर डैमेजेस इन्होंने बनाई है, कब, विच वॉज डिसाइड बाय कोर्ट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट विद द सेम। ओ, वो कहता है कंपनी ने एक प्रोविजन बनाई हुई है, ठीक है, अब बोलो, और ईयर एंड के बाद सेम अमाउंट से वो प्रोविजन जो है वो कोर्ट ने डिसाइड भी कर दी। यानी कि वही वाली बात जो मैं कह रहा हूँ, ज़बरदस्ती अगर कोई बंदा वो कहेगी कि यहाँ पर एंट्री हुई पड़ी है, प्रोविजन ये एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, लेट से 5 रुपये से, यहाँ पर हमने एंट्री पास कर रखी है, ठीक है, और ईयर एंड के बाद कोर्ट ने फैसला कर दिया हाँ हाँ ठीक है 5 दे दो, तो फिर मैक्सिमम ज़बरदस्ती एंट्री हो भी तो यही हो सकती है, प्रोविजन डेबिट करके लायबिलिटी क्रेडिट कर लें और फिर पे कर दें। लेकिन मैं इसको एडजस्टिंग सिर्फ तब कहूँगा जब अगले वाला शदीद किस्म का कोई गड़बड़ हुआ, यानी वो बिल्कुल ना करीब लगा, तो फिर शक की बुनियाद पर मैं इस एंट्री को जहन में लाते हुए इसको एडजस्टिंग इवेंट कह दूंगा, पर फिलहाल नहीं, हो सकता है चौथा पॉइंट इससे भी अच्छा हो, ठीक है जी। नेक्स्ट, डायरेक्टर्स अप्रूव्ड द प्लान टू क्लोज द मेजर सेगमेंट बिफोर द रिपोर्टिंग डेट, बट द अनाउंसमेंट वॉज मेड पब्लिक आफ्टर द, ओ ये तो क्या है जी, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो इसका मतलब फिर ये बचता ही कौन सा है, सी। लेकिन अब इसमें भी ज़बरदस्ती वाली बात ही है, मैंने कहा शायद यही एंट्री सोचकर उन्होंने एडजस्टिंग रखा होगा, कि प्रोविजन थी, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, तो ज़बरदस्ती क्या है। अब इससे वो वाला भी सोल्यूशन ज़रा याद हो गया जो हमने अभी सवाल नेपच्यून वाले में किया है, जिसमें उसने यूँ कहा था कि प्रोविजन अगर है ईयर एंड के बाद कोर्ट की सेटलमेंट आ जाए तो रिवाइज कर दो प्रोविजन टू द बेस्ट एस्टीमेट ऑफ 20% फॉल्टी बैटरीज, उसको जहन में रखते हुए तो फिर ये पर पक्का भी हो गया। फिर इसका मतलब आइंदा के लिए वैसे भी हम ये बात जहन में रख लेते हैं कि अगर कभी प्रोविजन क्रिएटेड हो और ईयर एंड के बाद कोर्ट का फैसला आ जाए तो हम यूँ कह सकते हैं कि जी आप प्रोविजन ख़त्म करके लायबिलिटी बना लो, और अगर अमाउंट में कोई डिफरेंस है तो वो अमाउंट भी सही कर लो, ठीक है।
जी MCQ नंबर 5 विच 15 विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन एडजस्टिंग। चलो जी, ये आई कैप के MCQs हैं, देख लें। डायरेक्टर्स, भाई ज़रा आइएगा प्लीज़, ऊपर आ जाइए, आपकी हमें ज़रूरत है। आपको हम हर MCQ में साथ ही लेकर चलेंगे, ठीक है भाई? चलें जी। जी भाई, क्या फरमाते हैं ये MCQ में? कहता है डायरेक्टर्स अप्रूव प्लान टू क्लोज डाउन मेजर सेगमेंट बिफोर ईयर एंड बट अनाउंसमेंट वाज मेड पब्लिक आफ्टर ईयर एंड। ये क्या है जी? हाँ, डिसीजंस आर या इंटेंशंस आर नॉट ऑब्लिगेशंस अनलेस कम्युनिकेटेड। तो ये क्या है जी? और उसने पूछा भी क्या है? नॉन एडजस्टिंग। सही है, आगे बढ़े। आ कंपनी मेड एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, ये तो सेम लग रहा है, विद द कस्टमर आफ्टर ईयर एंड फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्ट सप्लाइड बिफोर। ओ, आफ्टर द ईयर एंड आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की है। और वो क्या है जी? उन्होंने वजह क्या हुई है? कहते जी को डिफेक्टिव प्रोडक्ट उन्होंने बिफोर ईयर एंड, तो इवेंट तो एग्जिस्ट करता था हमारे साल के अंदर बैटरीज डिफेक्टिव वाली, ठीक है ना जी? तो उन्होंने तो गुड्स तो डिफेक्टिव जो है वो सप्लाई की हुई थी। इसका मतलब सेटलमेंट आफ्टर ईयर एंड तो जस्ट एक इंडिकेशन है उस कंडीशन की जो एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट पे, जो कि क्या है? विच इन दिस केस इज सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, देयरफॉर इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। उसने क्या पूछा हुआ ऊपर? तो फिर ये तो टिक ना कर लेना कहीं, ठीक है? अच्छा सॉरी एडजस्टिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट, द डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड आफ्टर द ईयर एंड। डिस्कवरी इधर हुई है, विच शोज दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर वही मुझे भी यही लग रहा है कि डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड हुई है आफ्टर ईयर एंड, जो ये शो कर रही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ईयर एंड के ऊपर क्या थी। अब ये शक तो पड़ गया, लेकिन और पक्का करने के लिए ज़रा डी पढ़ लें ज़रा। इसने थोड़ा सा ना घुमा कर दिया ये MCQ, मतलब वहाँ सही है, बात तो सही है एक हद तक कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर ईयर एंड पे गलत हैं और ईयर एंड के बाद पता लगा कि फ्रॉड की वजह से गलत है, तो मतलब फ्रॉड पहले हो चुका था। लेकिन स्टिल मैं कह रहा हूँ ज़रा डी भी पढ़ लें और क्लियर हो जाएगा। और थे सीधा ही कोई एडजस्टिंग वो नॉन एडजस्टिंग होगा तो फिर इसको जो है वो एडजस्टिंग करके सीधा बस होना ऐसा ही है। लेकिन स्टिल मैं कहता हूँ अगला पढ़ें। अ चेंज इन इनकम टैक्स रेट अनाउंस्ड आफ्टर द, ये तो इवन मैंने ये भी लिख दिया था, रिट्रोस्पेक्टिवली भी कर देना वो, तब भी हमने इसको, चूंकि आफ्टर ईयर एंड है अनाउंस हुआ, तो इसलिए ये क्या है? नॉन एडजस्टिंग। तो इसका मतलब ये भी फिर क्या था? एडजस्टिंग था। वैसे हमने थोड़ा बहुत अंदाजा लगा भी लिया था इससे, ठीक है जी बेटा। 14 भाई जरा ऊपर आते हैं। ये कितने MCQ आपने कर लिए थे? सारे हो गए थे? कोई मसला नहीं आया? ओ माय गॉड, तो मैं टाइम ज़ाया करूँ, जल्दी जल्दी करें। फिर कितने बच्चों ने किए हैं वैसे? माशाल्लाह 3 बच्चों ने कर लिए हैं, बाकी उसी ने करना। अरे यार तेरी मेहरबानी। क्यों हम पॉज करके सारे तुम्हें रिक्वेस्ट करें आके? अजीब आदमी है यार। विच टू ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, ये गर्म करके नहीं खाते होते आइसक्रीम। विच टू ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट would normally require adjustment in the amounts recorded in the financial statements in accordance with IAS 10? ये इसमें क्या पूछना चाह रहा है? Which two of the following events after balance sheet date, जो कि इधर हैं, would normally require adjustment in amounts recorded in financial statements? मतलब एडजस्टिंग इवेंट्स का ही पूछ रहा है वो, ठीक है। अच्छा, अब इसको ना थोड़ा सा, जब इस तरह के MCQ आते हैं ना, ध्यान से ये देखा करो ज़रा, हमने ऐसे करके उसको पढ़ना होता है, ठीक है ना। डिटर्मिनेशन ऑफ एसेट कॉस्ट परचेज्ड बिफोर बैलेंस शीट। परचेज तो किया बिफोर बैलेंस शीट, लेकिन वो पूछ क्या रहा है कि आफ्टर बैलेंस शीट डेट क्या हुआ है। हमने मतलब यूँ पढ़ना है, ठीक है। डिटर्मिनेशन आफ्टर द बैलेंस शीट डेट कॉस्ट ऑफ एसेट परचेज बिफोर बैलेंस शीट डेट, पढ़ना यूँ है, यूँ पढ़ना है। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट आफ्टर बैलेंस शीट डेट परचेज्ड बिफोर बैलेंस शीट डेट। क्या था ये? याद है? एडजस्टिंग इवेंट है। उसने भी क्या पूछा है?
कि किसकी एडजस्टमेंट चाहिए, तो जी इसकी एडजस्टमेंट चाहिए हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इधर देखना आप ज़रा, फनकारी देखना ज़रा, इधर देखना जी। अनाउंसमेंट ऑफ, ओहो सॉरी फनकारी ख़राब हो गई जी। अनाउंसमेंट ऑफ चेंज इन टैक्स रेट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ये तो नॉन एडजस्टिंग है, ओके। नेक्स्ट, डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ऑर्डिनरी शेयर्स के ऊपर जी नॉन एडजस्टिंग है, नॉन एडजस्टिंग है। आपको जी इस साल का है भाई, इस साल का भी हो फाइनल वाला, आफ्टर द ईयर एंड डिस्क्लोज, वो अनाउंस ही वही होता है, तो वो हमने सिर्फ इसको सिर्फ डिस्क्लोज करना होता है, ठीक है। और लास्ट है बैंकरप्सी ऑफ द कस्टमर आफ्टर बैलेंस शीट डेट विद आउटस्टैंडिंग अमाउंट उसके पास थी, तो भाई अगर बैंकरप्सी आफ्टर बैलेंस शीट डेट है, बैंकरप्सी ऑफ कस्टमर आफ्टर बैलेंस शीट डेट, तो ये क्या है, खामोशी केस में मैंने कहा था अगर डेटर फ़ौरन साल के बाद जो है वो बैड हो जाए तो ये क्या है, एडजस्टिंग इवेंट है, ठीक है जी। नेक्स्ट 13, ऑन यकम अक्टूबर 13 एक्स लिमिटेड कमेंस ड्रिलिंग ऑफ ऑयल इन एन अंडर सी ऑयल फील्ड, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल कॉजेज डैमेज टू सी बेड विच हैज़ अ रिस्टोरेशन कॉस्ट, इग्नोर डिस्काउंटिंग, ठीक है जी, ऑफ ₹10,000 पर मिलियन बैरल ऑफ ऑयल एक्सट्रैक्टेड। अच्छा, एक्स लिमिटेड एक्सट्रैक्टेड 250 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल इन द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2014। 250 बैरल्स और एक बैरल पर 10,000 नहीं, हाँ 1 मिलियन बैरल पर 10,000, तो कितनी प्रोविजन बनती है जी, 250 इंटू 10। अच्छा आगे बढ़ते हैं, एक्स लिमिटेड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू, अच्छा वो क्या कह रहा है, कमेंस ड्रिलिंग, ठीक है, अच्छा शुरू कर दी ड्रिलिंग। एक्स लिमिटेड ऑल्सो रिक्वायर टू डिसमेंटल द ड्रिलिंग इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ 5 ईयर लाइसेंस, 5वें साल के एंड पर, एक तो उन्होंने गन साफ करना है और दूसरा 5वें साल के एंड पे उन्होंने ये ड्रिल को भी, इसको भी उखाड़ के लेके जाना है। दिस हैज़ एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 30 मिलियन ऑन 30 सितंबर 2018, यकम अक्टूबर 13 पे खड़े हैं और 30 सितंबर 18 पर इसको क्या करना पड़ेगा, डिसमेंटल। एक्स लिमिटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8% एंड ₹1 हैज़ अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 68 पैसा, ये क्या दिया हुआ उसने, एंड ₹1 हैज़ अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 68 पैसा इन 5 ईयर टाइम, वो मेरे ख्याल में तो दे दिया ऐसे ही परेशान करने के लिए। अच्छा पूछा क्या है देखें तो, व्हाट इज़ द टोटल प्रोविजन एक्सट्रैक्शन प्लस डिसमेंटलिंग विच एक्स लिमिटेड वुड रिपोर्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज एट 30 सितंबर 14 इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स ऑयल ऑपरेशन। हाँ जी, पहले तो यकम अक्टूबर 2013 की बात करो, ठीक है जी, इस दिन ये एसेट आया है, इसकी कॉस्ट का तो मुझे नहीं पता, ठीक है जी, और इसके अंदर आपने प्रोविज़न जो ऐड करनी है वो प्रोविज़न 30 रुपये वाली तो ले आओ ना, इसको 1.08 रेज़ टू पावर -5 करेंगे, कितना बनता है, 4 कैसे करेंगे जी, 5 ईयर्स टाइम, हाँ यकम अक्टूबर 13 से लाइफ इसकी कितनी, हाँ अच्छा, तो हम यकम अक्टूबर पे प्रोविज़न कैसे निकालेंगे, मैं तो यकम अक्टूबर प्रोविज़न निकाल रहा हूँ इस वक्त, बेटा अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट, अच्छा मैं समझ गया, ठहर जाए, अभी ना ये स्टार्ट है, मुझे कॉस्ट के अंदर जो प्रोविज़न डालनी है मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ माजरत के साथ। यहाँ पे एसेट जो लिखते थे, मेरा फॉर्मेट शायद हिल गया, आप लोग हिल गए, डेट एसेट, उसके बाद अब प्रोविज़न फॉर डी कमीशनिंग, ठीक है जी, तो ये अब स्टार्ट पे खड़े हैं हम, ठीक है, तो यकम अक्टूबर 13 पर ये 30 तो फ्यूचर वैल्यू है ना, इसकी आज की वैल्यू कितनी है 20.4, मैं तो ये कह रहा था सिर्फ कि यहाँ प्लस 20.4 होना था, ठीक है। उसके बाद अब अगली बात करते हैं, उसने मांगा क्या है, व्हाट इज़ द टोटल प्रोविज़न
एक्सट्रैक्शन प्लस डिसमेंटलिंग ऑन 30 सितंबर 2014। ठीक है जी। तो अक्टूबर से, ये तो सिंपल हो गया बिल्कुल, 1 साल है। और कहाँ बताई हुई है वो बाद में देखते हैं, फिलहाल 30 सितंबर 2014 पे पहुंच लूँ मैं। ठीक है, मुझे कॉस्ट से कोई सरोकार नहीं, अगर बताई भी हुई है तो आप ढूंढते रहें, मुझे उससे क्या लेना देना। मुझे ये बताओ, ये 1 साल गुजर गया है, अब 30 की लायबिलिटी 1 साल करीब आ गई। ठीक है, तो मैंने ज़रा फॉर्मेट वही बनाया, 1.08 रेज़ टू पावर -4 जी, 22.1। ठीक है जी। अब मुझसे उसने इंटरेस्ट तो नहीं मांगा था कि मैं वो बैलेंसिंग निकालूं, उसने मुझसे क्या कहा था कि प्रोविजन बताओ। अब ये प्रोविजन किसकी है जी? ये जो डिसमेंटलिंग का पोर्शन आना है ये उसकी प्रोविजन है। ठीक है, सही है। क्या उसने सिर्फ यही मांगी है? एक्सट्रैक्शन वाली भी मांगी है, लेकिन एक्सट्रैक्शन वाली के अंदर मज़े की बात क्या थी? डिस्काउंटिंग को हमने क्या करना था? इग्नोर। क्या आंसर है जी? जरा देखें, आंसर बताएं। हैं 24.5 कैसे निकल आया? 22 में प्लस क्या करेंगे? प्लस क्या करेंगे? वो ऊपर कितने 2.5 है, और फिर तो ठीक हो गया। तो ये कितना बन गया? 5 तो नहीं बना, 6 बना। तो आपने राउंडिंग की होगी बस। ठीक है, सोल्यूशन देख लें आप, इसी तरह से ही बना होगा। इसमें डिस्काउंटिंग इग्नोर करनी थी। और ये कॉस्ट गिवन भी है, तो मैंने उसका क्या करना है? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कॉस्ट आप क्यों ढूंढ रहे हो, मुझे नहीं ज़रूरत। तो सली से देख लें बेटा, असल में, एक मिनट, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਇਆ है ना, ਇਹਨੇ परेशान करता है जी। बेटा यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। ये क्या है जी? ये बुक वैल्यू है प्रोविजन की। ठीक है, प्रोविजन की बुक वैल्यू है, मैंने ये वाली लाइन खाली छोड़ी हुई है बच्चों। ठीक है, अब एक तो 22 है, ये एक है डिसमेंटलिंग की प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग या डीकमीशनिंग मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक्सट्रैक्शन से, ऑयल एक्सट्रैक्शन से भी गंद पड़ता है, वो कितना है जी? वो कहता है जी 250 मिलियन बैरल्स हमने निकाले हैं, और हर, यही लिखा हुआ है ना, 250 मिलियन बैरल्स, और हर बैरल को निकालने के लिए ₹10,000 की कॉस्ट आती है। तो आंसर बताओ जी, 250 मिलियन इंटू 10,000, 2 पॉइंट। बेटा ये बैरल्स है ना, और रुपीज़ में आना है, आंसर तो मिलियन में नहीं देना, सारा सवाल मिलियन में चला रहे हो। इधर देखो, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ, 250 बैरल्स हैं, मिलियन को दफ़ा करो। ठीक है जी, और अब 250 बैरल्स निकालें, और 10,000 एक बैरल के ऊपर कॉस्ट आती है। ठीक है, तो 250 इंटू 10 करो, 25। लेकिन हम चलने चाह रहे हैं मिलियंस में, तो फिर कितना आ गया? 2.5 रुपीज़ इन मिलियन। ठीक है जी। उसके बाद डिसमेंटलिंग की प्रोविजन अभी अभी हमने निकाली, वो कितनी है जी? डिसमेंटलिंग की प्रोविजन 22.1, इसको ज़ीरो कर लें ताकि बराबर हो जाए। जब आपने राउंडिंग की थी ना पीछे, बोलो कितनी, यहाँ पे क्या था? 0.05, बस ज़ीरो ही कर लो। ठीक है, तो ये आपका एग्जैक्ट वही आंसर आ जाए 20। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अल्फा लिमिटेड हैज़ आ ईयर एंड ऑफ 31 दिसंबर 14। अच्छा, 15 दिसंबर 14 पर, ईयर एंड से 15 दिन पहले डायरेक्टर्स पब्लिकली अनाउंस्ड देयर डिसीजन टू क्लोज एन ऑपरेटिंग यूनिट एंड मेक्स अ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिडंडेंट, और कुछ लोगों को निकाल भी दिया। ईयर एंड क्या है जी? 31 दिसंबर 14, और ईयर एंड से 15 दिन पहले पब्लिकली अनाउंस कर दिया कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। लोगों को निकालें या ना निकालें, पब्लिकली अनाउंस कर दिया तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू रिस्ट्रक्चर अराइज हो गई है, आपको प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग रिकॉर्ड बुक करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा। सम ऑफ द एम्प्लॉइज करंटली वर्किंग इन द यूनिट विल बी ट्रांसफर टू अदर ऑपरेटिंग यूनिट्स विद इन अल्फा। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ क्लोजर आर एज फॉलोज। रिडंडेंसी कॉस्ट को लेंगे जी, यही तो मेन कॉस्ट है। फिर लीज टर्मिनेशन कॉस्ट, अभी मुझे समझ नहीं आ रही, हो सकता है लें, हो सकता है ना लें, लेकिन चलें एक अभी अभी होल्ड पे डालें। रीलोकेशन, नो नो नो, जो रह गए हैं ऑफ कंटिन्यूइंग एम्प्लॉइज उसको तो कभी नहीं लेना, ये तो करंट
ये तो करंट भी, लेकिन हम एमसीक्यू है, इसमें लिख के नहीं बताना, लिखने की ऐसी आदत पड़ गई है माशाल्लाह, अब आपको एमसीक्यू में नहीं लिखने लग जाना, ठीक है ना, आदत पड़ गई है ना, पड़ गई है ना फौरन लिखने के ऐसे, अरे नहीं 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 एमसीक्यू है, ठीक है। हाँ बस इसकी नहीं बनानी। रिटेनिंग, अच्छा रिक्वायरमेंट तो पढ़ाएं, व्हाट इज द क्लोजर प्रोविजन दैट शुड बी रिकॉर्डेड, क्लोजर प्रोविजन रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन, तो रीलोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यू एम्प्लॉयज़ को नहीं लेना प्रोविजन में, और रीट्रेनिंग ऑफ कॉन्टिन्यू स्टाफ को भी नहीं लेना। अब लीज टर्मिनेशन क्या होगा, आप बताएं क्या होगा। नहीं, अगर इसको प्रोविजन में लेना है तो क्या, क्यों ले रहे हैं। बेटा बेसिकली ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट की तरह से बन रहा है काम, यानी कि हमने कोई लीज पर एसेट्स लिए होंगे ना, तो हाँ हमने कोई लीज पर एसेट्स लिए होंगे, तो जब हम ये बिज़नेस बंद कर रहे हैं तो वो लीज टर्मिनेट हो रही है, लीज टर्मिनेट हो रही है, तो ये वो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट वाली प्रोविज़न होगी, हायर ऑफ वाला काम करके उन्होंने हमें बताशता दिया होगा, ठीक है ना, तो ये भी बिल्कुल करनी है शामिल। ये है टर्मिनेशन, लीज की टर्मिनेशन की कॉस्ट, ऊपर बिजनेस खत्म कर रहे हैं, नीचे लीज की टर्मिनेशन कॉस्ट आ रही, तो ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट वाला ही होगा, ठीक है, सही है। आंसर क्या आएगा जी, चेक करते जाना ज़रा। 11 TL is preparing its financial statements for the year 30 September 17. TL is facing a number of legal claims from its customer with regard to faulty products sold. ये इनका 30 सितंबर है और बहुत सारे क्लेम्स आए हैं इनको कि आप जी चीज़ें सही नहीं बेचते। The total amount being claimed is 3.5. TL's lawyers say that customer have 80% chance of successful. According to IS 37 blah 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 blah, what amount if any should be recorded in respect of above TS in TS financial statement for the, अब बताओ जी 30 सितंबर पर वो कहता है कि जी 3.5 मिलियन के क्लेम्स हैं और चांस है कि 80% चांस है कि कस्टमर्स जीत जाएंगे, तो 3.5 मिलियन की प्रोविजन क्या 20%, मतलब तो फिर वो क्या है ना कि हमारा चांस हारने का क्या है 80%, हारने का चांस क्या है 80%, तो 3.5 मिलियन की प्रोविजन बुक कर लेंगे, ठीक है। ये क्या है जी, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, प्रोबेबल, ठीक है जी, और प्रोविजन क्रिएट कर लें इसकी 3.5, ओके डन, ओके चलें आगे। ओके, ड्यूरिंग द ईयर प्लेटिनियम लिमिटेड एक्वायर्ड एन आयरन और लोहे की कान खरीदी उन्होंने और माइन एट अ कॉस्ट ऑफ 600 मिलियन। इन एडिशन व्हेन ऑल द ओर हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड, जब सारा कुछ यहाँ से सफाया कर लेंगे, एस्टिमेटेड 10 ईयर्स टाइम, 10 साल के अंदर उन्होंने सारा लोहा यहाँ से निकाल के ले जाना है, ठीक है जी। The company will face estimated costs of landscaping the area affected by mining that have a present value of जी restoration cost आ गई। These costs would still have to be incurred even if no further ore was extracted. What amount the mine should be recorded, किस amount पर रिकॉर्ड करें जी, डेट, वो डिस्क्रिप्शन, एसिड और प्रोविजन, ऐसा ही है ना, दिमाग में ये फॉर्मेट बन रहा होना चाहिए, ठीक है। अब 600 रुपये की कॉस्ट है, प्लस करना है हमने इसमें प्रोविजन को, ऐसा ही है जी। अब 200, ओ माय गॉड, कहीं पे डिस्काउंट रेट ही नहीं गिवन, प्रेजेंट वैल्यू ही तो गिवन है, ये लिखा हुआ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 200, शुक्र है प्रोविजन जमा 200, इतना आसान, ये तो 800 था, साइदा ही लिख देते, साइदा ही, लेकिन दिमाग के अंदर था वर्किंग की, ठीक है जी बेटा। नेक्स्ट, Canon Limited is being sued by a customer for 2 million for breach of contract over a cancelled order. CL has obtained legal opinion that there is a 20% chance that CL would lose the case. According to CL, accordingly the CL has provided, अच्छा क्या कह रहा है, कहता है 2 मिलियन का कस्टमर ने केस किया, ठीक है, for breach of contract over a cancelled order. CL has obtained legal opinion that there is 20% chance that CL would lose the case. इसका मतलब है
जीतने के चांस कितने हैं? अच्छा, अकॉर्डिंगली सीएल हैज़ प्रोवाइडेड 4 लाख, यानी कि प्रोविजन बना लिया उन्होंने 4 लाख की, यानी 2 मिलियन का 20%। ये तो बेवकूफ़ाना बात है। मतलब हारने का चांस 20% है तो वो प्रोविजन का 20% भी वो रिकॉर्ड कर रहा है। यार ऐसे थोड़ा ही होता है। आगे कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम, ठीक है, द अनरिकवरेबल लीगल कॉस्ट्स। ओ, अनरिकवरेबल लीगल कॉस्ट का मतलब क्या है जी? केस का हारना या ना हारना जो है उससे इनको कोई असर नहीं पड़ना होता। तो आज के बाद एक बात याद रख लें, जो अनरिकवरेबल लीगल कॉस्ट्स होती हैं उनको आपने हमेशा उनकी प्रोविजन आपने बुक करनी है, एक्सपेंस डेबिट, उसमें कोई प्रोबेबिलिटी वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। आपने जो मशवरा लेने आप गए हैं ना, वो मशवरा लेने की फ़ीस जो आपसे लॉयर ने लेनी है, चाहे बाद में भी लेनी है, दे आए फिर तो कैश क्रेडिट। अगर देनी भी है फ़ीस तो उसकी एंट्री एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिटेबल के प्रोविजन से भी आगे, बहरहाल प्रोविजन कह देते होते हैं जी, ठीक है, इसको क्रेडिट कर लेते हैं, प्रोविजन है पेएबल, ठीक है। वो कहता है अनरिकवरेबल लीगल कॉस्ट ऑफ डिफेंडिंग द एक्शन आर एस्टिमेटेड एट 1 लाख। दीज हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड फॉर एज द केस विल नॉट गो टू कोर्ट अंटिल नेक्स्ट ईयर। वो कहता है कि जी इन्होंने अगले साल पर लेकर जाना नहीं है। और भाई ये कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना। अनरिकवरेबल लीगल कॉस्ट, इसको हमने अनरिकवरेबल जो है, ये तो रिकवर होनी ही कोई नहीं है, तो इसको हमने जो है वो आज रिकॉर्ड कर लेना है। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोविजन दैट शुड हैव बीन मेड बाय सीएल इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन। ये तो बिल्कुल गलत किया हुआ इन्होंने, ठीक है। प्रोविजन कितनी होनी चाहिए? 1 लाख की। और ये वो कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि सही करके क्या करना है कि आप 4 लाख को रिवर्स भी कराते फिर, उसने सिर्फ ये पूछा है प्रोविजन कितनी रिकॉर्ड करें, आप बताइए जी 4 लाख की कर लें, ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके जी, नंबर 8 पे आए। इन अ रिव्यू of its provision for the year 31 March 15, entity's assistant accountant has suggested following accounting treatment. Based on past experience, 200,000 provision for based on past experience, कहते जी हमारा तजर्बा है, असिस्टेंट अकाउंटेंट ने सजेशन दी है ना, हमारा तजर्बा है कि कोई अनफोर्सीन लाइबिलिटीज आ ही जाती है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो वो जो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है उसके लिए ना 2 लाख रुपए तो साइड पे करके रख लें। मैंने कहा यार अनफोर्सीन लाइबिलिटीज़ की प्रोविज़न नहीं क्रिएट की जा सकती, ठीक है। प्रोविज़न तो क्रिएट होगी ऐसी लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हो प्रेजेंट पास्ट इवेंट की वजह से, और फ्यूचर में प्रॉबल हो आउटफ्लो और रिलायबल एस्टीमेट मौजूद हो। तुम कह रहे हो जी पता नहीं कुछ फ्यूचर में होना भी है या नहीं, अनफोर्सीन हद हो गई यार, ये तो बिल्कुल गड़बड़ बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या है? विच ऑफ द अबव सजेस्टेड ट्रीटमेंट्स ऑफ प्रोविजन इज और आर परमिटेड बाय IFRS। ये तो कोई नहीं है परमिटेड, ये गलत है, इसको इस तरफ गलत करता हूँ, ये गलत है, ठीक है जी। अच्छा, द पार्शियल रिवर्सल, यानी अभी पहले इसके बगैर पढ़ें, द पार्शियल रिवर्सल ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रोविजन ऑन एन आइटम ऑफ प्लांट बिकॉज एस्टिमेट ऑफ इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ हैज़ बीन इंक्रीज बाय 3 years। और ये पार्शियल रिवर्सल कहता है कर लो एज क्रेडिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ये क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, कोई बताए। हुआ क्या है? कहता है एस्टीमेट रिमेनिंग लाइफ का चेंज हुआ है। अच्छा, एस्टीमेट चेंज है, यानी कि अगर हम 12, 13, 14 की बात करें, ठीक है, हम 14 में खड़े हैं और एस्टीमेट चेंज हो गया तो डेप्रिसिएशन को 14 में चेंज करेंगे और उसके 13 और 12 के असरात को क्या करेंगे? वो कह रहा है पार्शियल रिवर्सल ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पार्शियल रिवर्सल, क्योंकि क्या हुआ है कि शायद एस्टिमेटेड लाइफ क्या हुई है जी, रिमेनिंग लाइफ जो है वो इंक्रीज़ हुई है। अगर इंक्रीज़ हुई है तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन तो कम हुई होगी, तो इसका मतलब पिछले सालों में डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज हो गई होगी। तो वो कह रहा है कि पिछले सालों की डेप्रिसिएशन का पार्शियल रिवर्सल कर लो। तो हमने कहा ना यार भाईजान, हम ना चेंज इन एस्टीमेट में करंट ईयर को और फ्यूचर ईयर्स को छेड़ते हैं, पास में जो हुआ सो हुआ उसको छेड़ते नहीं हैं। तो ये ट्रीटमेंट भी अलाउड नहीं है स्टैंडर्ड में। नंबर 3, प्रोवाइडिंग
1 million फॉर डेफर टैक्सेशन, डेफर टैक्स एट 25% रिलेटिंग टू 4 million रीवैल्यूएशन प्रॉपर्टी। क्या कहना चाह रहा है? नंबर 4 है ही कोई नहीं नंबर 4 कोई नहीं है जी। अच्छा, अब वैसे तो ये सही है ट्रीटमेंट, ठीक है, लेकिन अब ये है क्या, ज़रा पढ़ लें। कहता है प्रोवाइड करें 1 million फॉर डेफर टैक्स एट द रेट ऑफ 25% रिलेटिंग टू अ 4 million रीवैल्यू सरप्लस ऑन प्रॉपर्टी ड्यूरिंग मार्च 15 इवन दो एंटिटी हैज़ नो इंटेंशन ऑफ सेलिंग। ओ भाईजान, ओ मेहरबान, ओ कदरदान, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट होता था, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, पीएनएल, और क्या होता था जी, डेफर टैक्स, टैक्स, हाँ, डीटीएल जिससे निकलता था 25% और नेट रीवैल्यूएशन सरप्लस। ये याद है कॉलम्स अपने। अब बुक वैल्यू पता नहीं क्या है, रीवैल्यूड अमाउंट पता नहीं क्या है, हमें सिर्फ उसने ये बताया है रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना है जी, 4। समझ में आती है बात? नहीं पता, सरप्लस 4, बुक रिकवरेबल अमाउंट नहीं पता, सरप्लस बता दिया उसने, रीवैल्यूड अमाउंट, सॉरी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बारे में वो कहता है कि ये 4 का सरप्लस है, तो 4 का सरप्लस है और रेट कितना है जी, 25% जो है रेट टैक्स का, ठीक है, तो 25% लगाओ इसके ऊपर। यानी आपको याद है हम इसकी एंट्री करते थे एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, पहले ये एंट्री हो जाया करती थी और उसके बाद फिर हम इसको तोड़ लेते थे, ऐसा ही है। तो उसको तोड़कर क्या कर लिया हमने, 1 और 3, और उसके बाद फिर हम ये करते थे और फिर उसके बाद हम ये एंट्री पास करते थे और वो एंट्री बन रही है एसेट डेबिट डीटीएल क्रेडिट रीवैल्यूएशन सरप्लस वर्किंग वन ओसीआई में क्रेडिट कंसोलिडेशन के साथ जी। तो 4, 1 और 3। तो क्या आपने डीटीएल की लायबिलिटी को बुक कर नहीं लिया? बोलो। आप सवाल में एक लाइन लिख दे कि जी इनका कोई इरादा नहीं है फ्यूचर में करीब में इस एसेट को बेचने का, तो हमने कहा ना भाई जब कभी बेचोगे हुकूमत को टैक्स देना पड़ेगा, तो इसलिए इसको आज बुक करना ही करना पड़ेगा, जब कभी बेचोगे दे देना, जब कभी बेचोगे दे देना, ठीक है, और सही है। तो अब वो पूछ रहा था यहाँ पर प्रोवाइड करना ₹1 million फॉर डेफर टैक्स एट 25% रिलेटिंग टू 4 million रीवैल्यूएशन सरप्लस ड्यूरिंग मार्च इवन दो एंटिटी हैज नो इंटेंशन। भाई जब नहीं इंटेंशन है, जब बेचोगे तब देना पड़ेगा, तो प्रोविजन आज ही बुक करें। हम प्रोविजन बुक किया करते थे इस डीटीएल को क्रेडिट करके, ये प्रोविजन फॉर डेफर टैक्स ही होती है, डेफर टैक्स लायबिलिटी जो होती है, ठीक है ना, अंदाजा ही होता है। ओके, तो ये जी सही ट्रीटमेंट है, यानी कि 3 इज करेक्ट, ठीक है, तो ओनली 3 इज करेक्ट है, सही डी में है, चेक करो यही है। ओके, ओ मेरे अल्लाह जी। नंबर 7, which two of the following events which occur after reporting date of an entity but before financial statements are authorized are classified as adjusting? A change in tax rate announced after reporting date but affecting the current tax liability। भाई चाहे वो करंट टैक्स लाइबिलिटी को अफेक्ट, यानी कि वो रिट्रोस्पेक्टिवली भी है, तब भी हमने कहा था इसको आपने एडजस्टिंग नहीं कहना, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन सा है, ये नॉन एडजस्टिंग, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद तो ये तो नहीं हमारी रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है अ डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड विच हैड अकर्ड ड्यूरिंग द, ये तो एडजस्टिंग है, क्या ख्याल है कि नहीं, देख लो, पक्की बात है, टिक कर दूं। नेक्स्ट द डिटर्मिनेशन ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ एन आइटम ऑफ प्लांट सोल्ड, नहीं एसेट अगर पहले बिका है तो सेल प्रोसीड्स बाद में पता लगी हैं, तो इसको छोड़ दें। हमने तो परचेज वाला सीखा था सर, सेल वाला तो बताया नहीं हुआ था। हमने ये सीखा था एसेट खरीदा ईयर एंड से पहले और प्राइस हुई डिटरमिन ईयर एंड के बाद, तो ये एडजस्टिंग है। तो अगर आपने एसेट बेचा है ईयर एंड से पहले और उसकी प्राइस डिटरमिन हुई है ईयर एंड के बाद, तो आपके लिए भी ये वही वाली बात बन गई, ये बिल्कुल एडजस्टिंग इवेंट है। यानी पूरी बात करें तो ये होगी कि सेल या परचेज ऑफ एसेट बिफोर ईयर एंड हो गई है और उसकी प्राइस फाइनलाइज हुई है आफ्टर ईयर एंड, तो ये क्या होता है, ये एक एडजस्टिंग इवेंट है। उसने क्या मांगा हुआ है, एडजस्टिंग इवेंट, बिल्कुल ठीक है जी। तो ये दोनों एडजस्टिंग हो गए, ओके। अच्छा, उसके बाद द डिस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बाय फायर, ये क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ अ फैक्ट्री बाय
कहीं लिखा हुआ है? यहाँ से मिलाकर पढ़ना पड़ेगा मेरे ख्याल से। विच टू ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स विच अकर आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। और वैसे भी खामोशी केस के अंदर तो डेटर की बात करता था। बहरहाल ये क्या है जी, ये नॉन एडजस्टिंग है, तो ए बी और सर वैसे ही 2 पूरे हो गए थे, हमने तो उसको गलत ही कहना था जी। नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अराइजिंग आफ्टर, ये वाला भी मिलाना पड़ेगा। द डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड विच अकर्स विच शोज फाइनेंशियल, ये तो सेम वही आ गया यार, ये तो सारा सेम ही है, नहीं आगे डिफरेंट है। ठीक है, तो ये क्या है जी, डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड और एरर विच शोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। लेकिन कब पता लगी है? आफ्टर ईयर एंड ये पता चला है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट का मतलब इसका हो चुका हुआ था मामला तो गड़बड़, तो ये क्या है, एडजस्टिंग, तो टिक करें। अनाउंसमेंट ऑफ प्लान टू डिसकंटिन्यू आफ्टर ईयर एंड, अनाउंसमेंट ऑफ प्लान आफ्टर ईयर एंड, ये क्या है जी, ये तो नॉन एडजस्टिंग। डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मेजर प्लांट बाय फायर आफ्टर ईयर एंड, ये क्या है जी, नॉन एडजस्टिंग। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ अ मेजर, अच्छा रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं कि लोन की रीस्ट्रक्चरिंग मतलब है कि बैंक के पास आप जाते हैं और थोड़ी बहुत जो है ना आप चेंज करा लेते हैं जी, ये इस तरह से थोड़ा सा टाइम बढ़ा दें, थोड़े हमारे हालात ख़राब हैं, थोड़ी सी किस्त कम कर दें, थोड़े से इंटरेस्ट को माफ़ कर दें, इसी को बात जो है वो जाके अपने लोन को क्या करवाते हैं आप, रीस्ट्रक्चर, क्या कराते हैं जी। लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो अराइजिंग आफ्टर द ईयर एंड हो तो वो भी क्या है, नॉन एडजस्टिंग। ठीक है जी, सही है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रिकॉर्ड्स ऑफ सिंपल लिमिटेड। SL operates a chemical plant which has polluted the surrounding countryside. The board of directors has decided to clean up environmental. This decision has been published in the local press on 15 June 18. However, SL is not legally required to clean up. जी बेटा, डिसीजन को पब्लिश कर बैठे हैं। अच्छा, in the financial statements for the year 30 June 18, SL should record a provision for the best estimate of cost in respect of one only, नहीं वन में तो होना है, वन में तो होगा। SL has decided to close down one of its operating segments. However, decision was made public on नहीं after, तो ये तो नहीं है, इसका मतलब सिर्फ एक ही प्रोविजन बना लेनी है। थोड़ी सी हिम्मत करें, मैं अपने आप को कह रहा हूँ, थोड़ी सी हिम्मत करें, क्योंकि अभी कंसोलिडेशन वाला सवाल भी डिस्कस करना है। ओ माय गॉड। तलाल लिमिटेड TL ईयर एंड इज 30 सितंबर, चलो तीसरा कर लो, अब शुरू कर दिया है। एंड द फॉलोइंग पोटेंशियल लायबिलिटीज हैव बीन आइडेंटिफाइड, विच टू ऑफ द फॉलोइंग शुड TL रिकॉर्ड एज लायबिलिटीज ऑन 30 सितंबर। अच्छा जी, द साइनिंग ऑफ आ नॉन कैंसर, क्या चीज़ जी, क्या है, कौन से दो, क्या दो बताने हैं जी, जो रिकॉर्ड करें एज लायबिलिटीज। ठीक है जी, अच्छा कहता है द साइनिंग ऑफ अ नॉन कैंसलेबल कॉन्ट्रैक्ट इन सितंबर 14 टू सप्लाई गुड्स इन फॉलोइंग ईयर ऑन विच ड्यू टू प्राइसिंग एरर अ लॉस विल बी मेड। ये क्या है, हमने साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सितंबर 14 में, सप्लाई करनी है गुड्स अगले फॉलोइंग ईयर में, जिस पर हमें प्राइसिंग एरर की वजह से लॉस आएगा। हमने यार प्राइस गलत कोट कर दिया, अरे यार क्या कर दिया भाई, 10 रुपये के हिसाब से ये तो सेलिंग प्राइस डाल दी, ये तो 15 डालनी थी, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट है, फंस गए हैं, अब क्या करें, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट की प्रोविजन बनाएंगे, तो ये तो ठीक है। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ अ रीऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होता है, रिस्ट्रक्चरिंग को कहते हैं, याद है ना रिस्ट्रक्चरिंग को, विच वॉज अप्रूव्ड बाय बोर्ड इन अगस्त 14, सितंबर से पहले ही आता है, बट हैज़ नॉट येट बीन इम्प्लीमेंटेड, कम्युनिकेटेड टू इंटरेस्टेड पार्टीज और अनाउंस पब्लिकली। ना लोगों को बताया जो इफेक्ट होने हैं, ना ही हमने कोई पब्लिक पॉलिसी अनाउंस की है। और ठीक है, पब्लिक पॉलिसी पब्लिकली इसको अनाउंस नहीं किया है, तो इसका मतलब ये इसकी प्रोविजन नहीं बनी। द अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स रिलेटिंग टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द करंट ईयर TL हैज़ नो, ये तो अभी भी करके आए हैं, इतनी लंबी वर्किंग इसीलिए की थी, किधर गया ये नज़र आ रहा है, इसकी तो प्रोविजन क्रिएट करते हैं, हालांकि वो लिख रहा है साथ हमारी कोई इंटेंशन नहीं है ये एसिड बेचने की, लेकिन हम कह रहे हैं भाई जब कभी बेचोगे टैक्स तो डेफर करके देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको इसलिए रिकॉर्ड करो, तो इसकी प्रोविजन बनेगी जी। डी, द बैलेंस ऑन वारंटी प्रोविजन विच रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स फॉर विच देयर इज नो आउटस्टैंडिंग क्लेम
एंड हुज वारंटीज हैड एक्सपायर्ड बाय 30 सितंबर। 30 सितंबर 14 को जिनके वारंटी कार्ड एक्सपायर हो गए, तो 30 सितंबर 14 पर खड़े होकर क्या उनकी प्रोविजन बनाएं? अगर वो 1 अक्टूबर को आ भी गए तो हम कहेंगे भाईजान आपके कार्ड के ऊपर तो 30 सितंबर लिखा हुआ था, आप तो आपको सही करके नहीं देंगे हम, ठीक है? तो इसकी प्रोविजन बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आयरन लिमिटेड देख ले भाई, नीचे वाला रह गया था। आयल डील्स एक्सटेंसिवली विद फॉरेन एंटिटीज and its financial statements reflect these foreign currency transactions after statement financial position date and before date of authorization। उसी ग्रे एरिया के अंदर of issuance of financial statements there were abnormal fluctuations हैं। बहरहाल मैंने कहा ये बता दूं, in foreign currency rates IL should adjust the foreign exchange year end balance to reflect abnormal adverse fluctuation। abnormal मतलब बहुत ज़्यादा, एबनॉर्मल मतलब क्या होता है जी? बहुत ज़्यादा, यानी ज़्यादा, और एडवर्स मतलब नुकसानदेह, ठीक है जी? एबनॉर्मल बहुत ज़्यादा, एडवर्स नुकसानदेह, और ठीक है। अब वो कह रहा है एडजस्ट कर लें फॉरेन एक्सचेंज के ईयर एंड बैलेंस को, यानी डेटर है या क्रेडिटर है उसको एडजस्ट कर लें। चलो डेटर है तो एबनॉर्मल एडवर्स नुकसान की बात है, क्रेडिटर में एबनॉर्मल एडवर्स जो है वो एबनॉर्मल एडवर्स जो है वो नफ़े की बात है, तो डेटर वाले को कर लेते हैं रिकॉर्ड, क्योंकि तो फ्यूचर का लॉस है। क्या ख्याल है? डेटर्स या क्रेडिटर्स मॉनिटरी एसेट्स हैं, फॉरेन करेंसी के ईयर एंड की ट्रांसलेशन को IS20 ने कहा था छेड़ने की ज़रूरत नहीं। एक्चुअल में अब जिस दिन ये सेटल होंगे, डेटर पैसे लाएगा या क्रेडिटर को देंगे, तो उस दिन फिर गेन लॉस रिकॉर्ड होता रहेगा। तो चाहे एबनॉर्मल है और एडवर्स भी है, चाहे एबनॉर्मल है और फेवरेबल है, हम किसी सूरत में भी इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये तो गलत है, ठीक है जी? आगे बढ़ें। एडजस्ट द फॉरेन एक्सचेंज ईयर एंड बैलेंस टू रिफ्लेक्ट ऑल एबनॉर्मल फ्लक्चुएशंस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड नॉट जस्ट एबनॉर्मल मूवमेंट्स। कहता है जी सारी, यानी कि एबनॉर्मल एडवर्स नहीं, बल्कि एबनॉर्मल, वो कहता है जस्ट एबनॉर्मल मूवमेंट्स को नहीं, बल्कि वो कहता है ऑल एबनॉर्मल फ्लक्चुएशंस, यानी प्लस माइनस भी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं करते हम। डिस्क्लोज द पोस्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इवेंट इन द नोट्स एज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। हाँ, अगर मटेरियल हो तो हम डिस्क्लोज किया करते थे। अब दो चीज़ों में मैच पड़ गया, मटेरियल कह के डिस्क्लोज करें या इममटेरियल समझते हुए इसका डिस्क्लोजर भी नहीं देना, क्योंकि ये कोई थ्योरी तो है नहीं कि आप यूं लिख लें डिस्क्लोज इफ मटेरियल। वो कह रहा है डिस्क्लोज करो या ना करो, क्या करें? डिस्क्लोज करो या ना करो, क्या करें? कर लें, कर लें नूरुल्लाह, क्यों कर लें? और ना कर लें बेटा, क्यों ना करें? एक मिनट, हाँ हाँ, अरे ईयर एंड पे ट्रांसलेशन होनी है। हाँ, तो ईयर एंड पे ट्रांसलेशन नहीं कर रहे, नहीं, वो अगले साल ही करेंगे। मैंने कहा डिस्क्लोज करें या ना करें इसको मटेरियल कह के, मैं तो डिस्क्लोजर की बात करूं। पहले तो मैंने कार्ड दिए हैं, तीसरा और चौथा जो बचे हैं उनमें क्या है? इग्नोर करो, और तीसरा क्या है? डिस्क्लोज करो पोस्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इवेंट के अंदर, सिर्फ नोट्स के अंदर। जी हाँ, हमें पता तो नहीं है, लेकिन एक लफ्ज़ ऐसा है जो इस तरफ निशानदेही कर रहा है, तो ज़्यादा बेहतर क्या है? डिस्क्लोज करना एबनॉर्मल एडवर्स, इधर ये नहीं, सॉरी, ऊपर लिखा होता है ये आफ्टर स्टेटमेंट फाइनेंशियल डेट एंड बिफोर डेट ऑफ ऑथराइजेशन द इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल देयर वर एबनॉर्मल फ्लक्चुएशंस। तो एक लफ्ज़ ऐसा था जिस वजह से हम सी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो सकते हैं डी की बजाय, तो मैं तो सी की तरफ ही जाऊँ, ठीक है जी? ना करें, डिस्क्लोज कर दें। डिस्क्लोज इफ मटेरियल कहते थे ना, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो एबनॉर्मेलिटी है जिस वजह से, मतलब एबनॉर्मेलिटी क्या है जी? हमारा जो डेटर है वो 200 पे था ईयर एंड पे, और 10 दिन बाद वो 290 पे पहुँच गया। एबनॉर्मेलिटी तो है, नुकसान की बात है, नफ़े की बात है तो बहुत ज़्यादा है। और अगर 200 पे था 203 पे चला गया है, कोई नहीं। तो अगर एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन है तो वो मटेरियल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? इसलिए डिस्क्लोज कर दें, ठीक है बच्चों? सही है? अल्लाह,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन अकॉर्डेंस विद I-37? प्रोविजन शुड बी मेड फॉर बोथ कंस्ट्रक्टिव एंड लीगल, सही कह रहा है, बोलो। डिस्काउंटिंग मे बी यूज्ड व्हेन एस्टिमेटिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन, यूज की जा सकती है बेटा, की जाती है, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग में करते थे। रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन मस्ट इंक्लूड एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ रीट्रेनिंग, नहीं वो तो मस्ट नॉट इंक्लूड होता था, चलो तुम मे करते तो भी मे भी नहीं आना था, ठीक है, ये गलत है। रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन मे ओनली बी मेड व्हेन कंपनी हैज डिटेल्ड प्लान फॉर रिस्ट्रक्चरिंग एंड हैज़ कम्युनिकेटेड टू इंटरेस्टेड पार्टीज, नहीं मे नहीं, फिर मस्ट हो जाता है, मे शे नहीं है, फिर क्या हो जाता है, मस्ट हो जाता है। तो भाई क्या समझ आई है? रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन मे ओनली, अच्छा सही सही, रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन मे ओनली बी मेड, अब सही है, मैं ज़रा ध्यान से नहीं पढ़ा मैंने, ओनली बी मेड व्हेन अ कंपनी हैज़ अ डिटेल्ड प्लान एंड हैज़ कम्युनिकेटेड टू इंटरेस्टेड पार्टीज, हाँ सही कह रहा है, ठीक है जी। तो इसका मतलब 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट, ज़रा चेक कर लो, ये बी है, बी, ठीक है जी। और लास्ट है जी, असर का भी टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी वैलिड रीजन फॉर रिकॉर्डिंग अ प्रोविजन? अ कंपनी हैज़ पॉलिसी ऑफ क्लीनिंग अप एनी इन्वायरमेंटल गंद जो डालें कॉज बाय इट्स ऑपरेशन बट नॉट लीगली ऑब्लाइज्ड टू डू सो, हाँ जी। वो कहता है कि ये वैलिड रीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी अ वैलिड रीजन ऑफ रिकॉर्डिंग अ प्रोविजन, विच वुड बी अ वैलिड रीजन, सीधा कर लें, ये तो वैलिड रीजन है, ठीक है। अ कंपनी इज लीजिंग एन ऑफिस बिल्डिंग, अजीब सी बात, उल्टी बात होगी अब, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी अ वैलिड रीजन, तो ये क्या है, वैलिड रीजन है, अब बोलो। अच्छा वो क्या कह रहा था, जो वैलिड रीजन ना हो वो बताओ, ऐसे ही है, विच वुड नॉट बी अ वैलिड रीजन, ये वैलिड रीजन है। आगे, कंपनी इज लीजिंग एन ऑफिस बिल्डिंग फॉर विच इट हैज़ नो फर्दर यूज, हाउएवर इट इज टाइड इनटू अ लीज फॉर अनदर ईयर, ये तो वैलिड रीजन है प्रोविजन क्रिएट करने की, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट इसी से तो बनता है। अच्छा, a company is closing down its division. The board has prepared detailed closure plan which has been communicated to customers and employees. ये तो valid reason है। Company has acquired a machine खरीदी है इन्होंने, ठीक है जी, which requires a major overhaul every 3 year refurbishment, याद आ रहा है, refurbishment, और सही है, वो एक था वो लाइनिंग वाला और एक था ओवरऑलिंग वाला। Company has acquired a machine which requires a major overhaul every 3 years. The cost of first overhaul is reliably estimated. ओ भाई, जब 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 हम ये रिस्ट्रक्चरिंग कराएंगे तो उस वक्त ही हम क्रिएट करेंगे, उससे पहले नहीं, तो ये वैलिड रीज़न नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मेरी भी हिम्मत जवाब देगी, वैसे असर का टाइम हो गया, ठीक है, लेकिन आप एक काम कर दें, अब मैंने आपको रोका हुआ था, अब आपको मैं आपके आगे से वो रुकावट हटा लेता हूँ, आप कोशिश करें, आप 6 को ट्राई करें। किसी ने ट्राई किया वैसे अपने तौर पे? किसी ने नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा हुआ था मैं खुद कराऊंगा तो चलो कोई नहीं, आज आप ट्राई करो। अब मैं इसको ना कल आते साथ ज़रा टाइम से आना, यानी मंडे को मैं सबसे पहले आते ही इसकी डिस्कशन शुरू कर दूंगा, और इसमें जो पहला पॉइंट नॉर्मली मसले वाला होता है ना, इसको इंशाल्लाह मैं पहले 5 से 10 मिनट में डिस्कस कर जाऊँगा, या फिर पहले अगर फाइनल अकाउंट का लंबा सवाल करना है मंडे को हमने, लेंथी वाला, अगर वो मुझे लगा बहुत लंबा सवाल है तो पहले आते साथ उसको शुरू कर दूंगा, फॉर्मेट बना लेंगे, वो ख़त्म होगा तो एंड पे 5-7 मिनट इस पे लगा लेंगे, ठीक है। लेकिन ये सवाल आप लोग अटैम्प्ट कीजिए, ये अब आपका होमवर्क है, मैं इसको सिर्फ डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है बेटा। अब कुछ छोटे मोटे एमसीक्यूज इस तरह से थोड़े बहुत और रह गए हैं, वो साथ साथ ही मैं अगले वीक के अंदर करूंगा, ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़।